Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So, अभी तक हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर को दैट इज़ फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फ्रूट इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी. इसमें जो भी टॉपिक्स मेंशन आते हैं हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को यहाँ पर काफ़ी डिटेल में फॉलो अप किया है, काफ़ी डिटेल में इनके बारे में समझा है. इवन हमने इसकी एक समरी भी यहाँ पर पढ़ ली थी इस चैप्टर की. नाउ अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट यहाँ पर बचता है करना, एंड दैट इज सॉल्विंग ऑफ द एक्सरसाइजेस. ठीक है, एल्सवियर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वीडियोस में, और इस एल्सवियर के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो अब बस यहाँ पर एक लास्ट चीज बचती है, एंड दैट इज सॉल्विंग ऑफ द एक्सरसाइजेस. ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ पर जो भी एक्सरसाइजेस हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं. ओके, मैं बस यहाँ पर एक कलर ले लेती हूँ यहाँ से, एंड ओके लेट्स गेट स्टार्टेड आउट. कीवर्ड्स में बाद पे डिस्कस करूँगी. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट्स रिकॉल दैट इज कंप्लीट द सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं. ठीक है, स्टार्ट्स. सो फर्स्ट वन इज कंप्लीट द सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, हंटर गैदरर्स चोज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज. अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि हंटर्स और जो गैदरर्स थे वो केव्स या रॉक शेल्टर्स में रहना क्यों रहते थे, एक्चुअली वो लोग रहना वहाँ पे क्यों प्रेफर करते थे. देखिए, हम लोगों ने केव्स और रॉक शेल्टर्स के बारे में क्या पढ़ा है इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में. हम लोगों ने ये पढ़ा है कि केव्स और रॉक शेल्टर्स सबसे पहले हीट रेन इन सब चीज़ों से बचाते थे. आप उसके अंदर जाकर रह सकते हो, और हीट रेन इन सब से बचाते थे. वाइल्ड एनिमल से बचाते थे रॉक और रॉक शेल्टर्स और केव्स. तो इन्हीं सब रीजन से जो हंटर्स और गैदरर्स थे दे चोज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स सो दैट दे कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हीट एंड रेन, एंड इवन दे कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. राइट, तो ये था इसका मेन रीजन कि हंटर्स और जो गैदरर्स थे वो केव्स और रॉक शेल्टर्स में क्यों रहना प्रेफर करते थे. वाई डू दे लिव इन द केव्स एंड द रॉक शेल्टर्स. राइट, सो होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होगी इसके बारे में. ग्रेट. नेक्स्ट इज अबाउट ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड डैश ईयर्स अगो. अब जो ग्रासलैंड्स थे वो कब डेवलप हुए, कितने साल पहले अराउंड. तो अच्छा, अब याद करिए मैंने आपको यहाँ पर नियोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक एज के बारे में बताया था. राइट, मैंने आपको नियोलिथिक के बारे में बताया था कि नियोलिथिक का जो टाइम पीरियड था वो था 1 सेकेंड, राइट, ये यहाँ पर था नियोलिथिक का टाइम पीरियड. तो फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो से लेके वहाँ पर नियोलिथिक पीरियड चालू हो गया था. ठीक है, 12 से 10,000 मीसोलिथिक यहाँ पर पीरियड रहा था. तो अब चेंजिंग इन्वायरमेंट कब हुआ, 12,000 ईयर्स अगो. मतलब कि मीसोलिथिक एज में इन्वायरमेंट चेंज होना चालू हुआ. So that was 12,000 years ago. There was a major change in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions. In many areas, this led to the development of grasslands. तो 12,000 साल पहले कुछ चेंजेस हुए क्लाइमेट में, पूरे वर्ल्ड क्लाइमेट में कुछ चेंजेस हुए जिसके की वजह से जो कंडीशंस थी वो वार्म होते गए. मतलब कि टेम्परेचर और मौसम अब वो धीमे धीमे वहाँ पर हीट गर्म होता जा रहा था, और यही रीज़न था कि कुछ एरियाज में वहाँ पे ग्रासलैंड्स डेवलप हो गए थे. तो हमारा जो क्वेश्चन था दैट वाज, 1 सेकेंड मैं नीचे एक बार स्टेटमेंट पे आ जाऊँ. यस, आवर क्वेश्चन वाज ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड 12,000 ईयर्स अगो. ठीक है, ग्रासलैंड्स जो थे वो अराउंड 12,100 ईयर्स अगो पहले डेवलप हुए थे. ठीक है, ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी ईजी थे जो हमने सॉल्व आउट कर लिया. अब हम यहाँ पर डिस्कस आउट करते हैं इन कीवर्ड्स को. हंटर गैदरर्स कौन होते हैं. हंटर्स वो होते हैं जो कि एनिमल्स का शिकार करते हैं, और गैदरर्स वो होते हैं जो कि खाना को इकट्ठा करते हैं वो होते हैं गैदरर्स, और जो कि इन एनिमल्स का शिकार करते हैं दोज आर कॉल्ड एज हंटर्स. ठीक है, अब साइट्स क्या होती हैं. साइट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी डिटेल में एक जगह पे पढ़ा था. मैं आपको वापस उसी जगह पे लेके चलती हूँ ताकि आपको चीज़ें धीमे धीमे याद भी आती रहेंगी कहाँ पे क्या चीज़ मेंशन है. ऐसे मैंने ओरली बता दिया तो उससे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा. ठीक है, साइट्स. तो साइट्स क्या थी. साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड. जहाँ पर चीज़ों के बचे हुए सामान पाया जाता था वो होता था साइट्स. कौन सी चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं कि जिसका बचा हुआ सामान पाया जाता था. उन चीज़ों का जैसे कि पॉट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, टूल्स होते हैं. अभी हम लोगों ने एक पॉट के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, राइट, और इसमें भी हम लोगों ने आगे यहाँ पर पढ़ा है कि जो भी राइस या वीट की जो भी खेती वगैरह करते थे लोग,
वो उसको अब पिट्स में डिग करके रखने लगे थे, या फिर पॉट्स बना के उसके अंदर स्टोर करने लगे थे, राइट। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर मेंशन आउट हो रखी है, ठीक है। ओके, लेट्स गेट डाउन हियर। वापस से एक बार नीचे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फैक्ट्री। अब हम लोगों ने फैक्ट्री के बारे में यहाँ पर क्या पढ़ा था, मतलब जहाँ पे लोग काम करते थे, ठीक है। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, और नियोलिथिक। मैं इन तीनों को एक ही में कवर कर रही हूँ क्योंकि एक टॉपिक में ये तीनों मेंशन आउट हैं, ठीक है। पैलियोलिथिक, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, राइट हियर। अब पैलियोलिथिक के हम लोगों ने बारे में पढ़ा था कि पैलियो का जो मतलब होता है वो होता है पुराना, और लिथोस मतलब स्टोन। पैलियोलिथिक एज मतलब कि ओल्ड स्टोन्स की एज, ठीक है। अभी जो पैलियोलिथिक पीरियड था वो कब से कब तक चला, पैलियोलिथिक पीरियड चला था 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 ईयर्स अगो तक का। 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो तक का टाइम जो था वो था पैलियोलिथिक टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे पैलियो का मतलब ओल्ड और लिथोस का मतलब स्टोन। तो अभी जो पैलियोलिथिक एज थी ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड था, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। नेक्स्ट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मीसोलिथिक। अब मीसोलिथिक में क्या होता था कि जो मीसोलिथिक पीरियड था, मीसो मतलब कि यहाँ पर हम लोगों ने मिडिल, ठीक है, मीसो मतलब मिडिल, तो ये था मिडिल स्टोन एज, फाइन। और ये कब से कब तक लास्ट किया, ये लास्ट किया 12,000 ईयर्स अगो से लेके 10,000 ईयर्स अगो तक का, ठीक है। ये पर्टिकुलर इस पीरियड में था। अब अगर नियोलिथिक की बात करें तो नियो मतलब होता है न्यू, और लिथोस मतलब होता है ओल्ड स्टोन। जो न्यू स्टोन एज थी, और ये कब से है, ये 10,000 ईयर्स पहले, 10,000 ईयर्स पहले जो थी उसको बोलते थे हम लोग नियोलिथिक एज, राइट। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हुई होंगी इन तीनों चीज़ों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट 1 सेकेंड, मैं नीचे एक बार पोजीशन पे आ जाती हूँ, फाइन। अब माइक्रोलिथ्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। माइक्रो मतलब कि छोटा, और लिथ्स मतलब कि स्टोन्स, मतलब कि जो छोटे स्टोन्स थे दैट वर कॉल्ड एज माइक्रोलिथ्स, ठीक है। मीसोलिथिक के अंदर ही माइक्रोलिथ्स आते थे, राइट। अब डोमेस्टिकेशन क्या होता था, डोमेस्टिकेशन का हम लोगों ने यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ा था बहुत डिटेल में, वहाँ पर वापस लेके चलती हूँ, यहाँ था, ठीक है। सो डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस का नाम था दैट वाज गिवन जहाँ पर पीपल प्लांट्स को ग्रो करते थे और अपने एनिमल्स की देखरेख करते थे, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। सो डोमेस्टिकेशन इज़ अ पीरियड जहाँ पे लोग अपने एनिमल्स का ध्यान रखते हैं और प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस होता है डोमेस्टिकेशन का, दैट इज ओनली कॉल्ड एज डोमेस्टिकेशन, फाइन। ओके, फार्मर्स जो लोग खेती करते हैं, द वंस हु ग्रू द क्रॉप्स आर नोन एज फार्मर्स। हर्डर्स जो कि एनिमल्स को चराते हैं, ठीक है, वो एनिमल्स को घास वगैरह चराने के लिए लेकर के जाते हैं, दोस आर कॉल्ड एज हर्डर्स। नियोलिथिक हम लोग डिस्कस कर लिया। व्हाट एवर ब्यूरियल्स, तो ब्यूरियल्स मैंने आपको बताया कि पहले लोगों को ब्यूरियल्स होते हैं जिसमें कि लोगों को पहले जब उनकी डेथ हो जाती थी तो ब्यूरियल्स में रख करके उनको दफनाया जाता था, राइट। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात करी थी ब्यूरियल्स की, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोगों ने ब्यूरियल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। व्हेन पीपल डाई, 1 सेकेंड, burial is one such arrangement, right? Perhaps in the belief that there is some form of life after the burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at मेहरगढ़, ठीक है। तो ब्यूरल्स में लोगों को रख दिया जाता था जिन लोगों की डेथ हो जाती थी, फाइन। तो ये पूरा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। हम चलते हैं आगे टॉपिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सो व्हाई डू पीपल ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लोग क्रॉप्स को ग्रो करते थे उन्हें एक जगह पे काफ़ी लंबे समय तक क्यों रहना पड़ता था। अब ये नॉर्मल सी बात है, अगर आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो तो कुछ क्रॉप्स होते हैं जो कि 6 महीने में ग्रो हो जाएंगे, कुछ 1 ईयर लेंगे, कुछ 2 ईयर्स लेंगे। तो हर एक क्रॉप का अपना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि वो क्रॉप इतने ही टाइम के बाद ग्रो करता है। अब जैसे कि जो फार्मर्स थे वो क्रॉप्स को ग्रो करने लग गए, जो लोग थे वो क्रॉप्स को ग्रो करने लग गए। अब वो एक ही जगह रहने लगे कि उनको अपने क्रॉप्स की देखना होता था, अपने क्रॉप्स को उनको साफ़ सफाई उसमें रखनी पड़ती थी, कोई एनिमल आके उनको डिस्ट्रॉय ना कर जाए, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती थी। तो इन सब चीज़ों के चलते उनको उसी जगह पर काफ़ी समय तक रहना पड़ता था, जब तक उनके जो क्रॉप्स थे वो कट नहीं जाते, जब तक जैसे वीट हो या चाहे राइस हो
तो जब तक वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर जाते थे और वो अपना वीट और ग्रो राइस वगैरह कट नहीं कर लेते थे, तब तक वो उसी रिस्पेक्टिव प्लेस पे रहा करते थे ताकि उनके क्रॉप्स वगैरह को कोई डिस्ट्रॉय ना कर जाए या कोई एनिमल ना आ जाए या वो ख़राब ना आ जाए। इन सब रीज़न से लोग एक जगह काफ़ी लंबे समय तक रहना आया था। लोग इसी वजह से एक समय पर काफ़ी लाइक एक टाइम पे एक जगह पे काफ़ी लंबे समय तक रहते थे। ठीक है। Why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with and that herding became more important later? अब आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो ऐसा क्यों सोचते थे कि जो लोग मेहरगढ़ में रहते थे वो पहले हंटर्स थे, स्टार्टिंग में वो हंटर्स थे और धीमे धीमे करके हर्डिंग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता गया उनके लिए आगे के समय पे। अब इसका आंसर हम लोग को ऊपर इस रिस्पेक्टिव पेज पर ही मिलेगा। ये तो बोल रहा हूँ, एक सेकेंड में इसको वहाँ पर ओके, फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स थे वो कहाँ को मेनली बिलोंग करते थे, जो काफ़ी सारे थे नॉर्थ वेस्ट जो कि प्रेजेंटली कश्मीर है और ईस्ट और साउथ इंडिया, इन सब प्लेसेस को मोस्टली वहाँ पर जो भी फार्मर्स जो भी हर्डर्स थे वो मोस्टली इन प्लेसेस को ही बिलोंग करते थे। ठीक है। अब मेहरगढ़ हमारा जो एरिया था, एक सेकेंड मैप पे मैं आपको वापस से ऊपर लेके चलती हूँ। और मेहरगढ़ हमारा कहाँ था, मेहरगढ़ हमारा इसी एरिया में था जहाँ पे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, राइट। सो इसी एरिया में था। अब जो लोग ये देखिए कौन सा साइट है, ये है नियोलिथिक साइट। ठीक है। ब्लू एरियाज जो हैं वो है यहाँ पर नियोलिथिक साइट्स। नियोलिथिक साइट्स में हमने क्या पढ़ा कि नियोलिथिक साइट्स में पढ़ा था कि लोगों का इन्वायरमेंट चेंज की वजह से लोगों को फार्मिंग, लोगों को हर्डिंग, ये सब चीज़ें करनी बहुत अच्छे से आ गई थी। फार्मिंग, हर्डिंग, इन सब चीज़ों को करना काफ़ी अच्छे से लोगों को आ गया था। तो यही सब रीजंस हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि जो लोग मेहरगढ़ में पहले रहते थे वो हंटर्स हुआ करते थे और आफ्टर दैट दे वर कन्वर्टेड इनटू फार्मर्स एंड हर्डर्स। फाइन, great. Next topic. Why did the hunters gatherers travel from place to place? In what ways are they similar to different from the reasons for which we travel today? अब जो हंटर्स और गैदरर्स हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक क्यों ट्रैवल करा करते थे? अब इसके बहुत सारे हम लोगों ने 4 रीजन्स इन टोटल पढ़े थे, राइट। हंटर्स और जो गैदरर्स थे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्यों मूव करा करते थे? पहला रीज़न था कि अगर वो एक जगह काफ़ी समय तक रुकेंगे तो वहाँ के सारे प्लांट्स और सारे एनिमल रिसोर्सेज वो तो खा लेंगे। तो आफ्टर दैट उसके बाद वो अपना फूड कहाँ से लेके आएंगे? तो इन सर्च ऑफ फूड वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करा करते थे। इन सर्च ऑफ फूड हंटर्स और गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल करा करते थे। ठीक है। नेक्स्ट, अब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। क्यों? वो अपना शिकार करने के लिए, उनको भी तो खाना चाहिए होता था। तो एनिमल्स अपने प्रेस को पकड़ने के लिए, अपना शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और एनिमल्स और इंसान जो थे एनिमल्स का शिकार करने के लिए एनिमल्स को फॉलो किया करते थे। तो ये था सेकेंड रीजन कि वाई हंटर्स एंड गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ओके। अब तीसरा, प्लांट्स और ट्रीज जो थे उनका अपना अपना टाइम होता था फ्रूट्स का भी। अब जैसे ठंड में एप्पल्स आते हैं, गर्मी में मैंगोज आते हैं। तो इस तरीके के सारे जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं उनका भी अपना टाइम होता है कि इसी टाइम पे वो फ्रूट ग्रो करता है। तो अब ये एक और रीज़न हो सकता है कि जिस तरीके के प्लांट्स जिस सीजन में फ्रूट्स देते थे वो उस तरीके के प्लांट्स जिस एरिया में प्रेजेंट होते थे वो इस रीज़न से भी एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल किया करते थे। और फोर्थ है कि इंसान हो चाहे एनिमल्स हो और चाहे प्लांट्स हो, सबको पानी की ज़रूरत होती है। और पानी कहाँ मिलता है? पानी हमको मिलता है लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, इन सब जगह हम लोग को पानी मिलता है। तो वहाँ पे लोग बैंक्स के किनारे रहा करते थे। तो ड्राई सीजन में पानी की खोज वगैरह में जाया करते थे। तो ये एक और रीज़न था लोगों का एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल करने का। तो यही सब रीजन थे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल क्यों करते, जो हंटर्स एंड गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करते रहते थे। ठीक है, ये रीज़न था। 1 सेकेंड। Fine. List 3 ways in which hunters gatherers used fire. Would you use that fire for even these purposes today? अब जो hunters और gatherers थे वो फायर किस वे में यूज़ करा करते थे? अब देखिए इसे हिंट भी दे रखी, सी पेज नंबर 15. So 18, 16
1 second, and here goes the page number 15, right? So हाँ, हम लोगों ने फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर रिस्पेक्टिव को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था. तो जो एश थे उसके ट्रेसेस फाइंड हुए थे, राइट? सो फायर कैसे यूज़ हो सकती थी? फायर बहुत सारे सोर्सेज में यूज़ कर सकते थे वो लोग, जैसे कि लाइट के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए, एनिमल्स को दूर भगाने के लिए. तो इन सारे रीजंस के लिए जो पहले के लोग थे वो फायर को यूज़ करते होंगे. 3 वेज यहाँ पे मेंशन है: एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स. ठीक है, नेक्स्ट fine. So list 3 ways in which the lives of farmers and herders would have been different for the hunter and gatherers. अब 3 ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कि जो फार्मर्स की और हर्डर्स की लाइफ थी वो हंटर और गैदरर्स की लाइफ से अलग हो सकती थी. देखिए, सबसे पहला था फार्मर्स जो थे वो किसानी करते थे, और हर्डर्स जो थे वो एनिमल्स को चराते थे. हंटर्स जो थे वो एनिमल्स का शिकार करते थे, और गैदरर्स खाना को इकट्ठा करते थे. अब फार्मर्स और हर्डर्स जो थे वो एक जगह उनको रहना आता था. दे कैन लिव एट वन पर्टिकुलर प्लेस, वो एक जगह रह सकते थे. लेकिन हंटर्स और गैदरर्स एक जगह नहीं रह सकते. दे नीड टू, उनको अपना खाना पानी इन सब के सर्च में जाना पड़ता था. फार्मर्स और हर्डर्स क्या थे, वो क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करते थे और उसको खाते थे. हंटर्स और गैदरर्स क्या करते थे, हंटर्स और गैदरर्स हंटर्स और गैदरर्स एनिमल का शिकार करते थे, वो एनिमल्स को खाते थे, और जो रॉ फ्रूट्स वगैरह होते थे उसको खाते थे. फार्मर्स और हर्डर्स क्या थे, फार्मर्स और हर्डर्स एनिमल्स को अपने घर में पालते थे, डोमेस्टिकेशन करते थे, और हंटर्स और गैदरर्स एनिमल्स का शिकार करके उन्हीं एनिमल्स को खाते थे. तो ये 3 रीजंस हो सकते हैं कि किस तरीके से फार्मर्स और हर्डर्स की जो लाइफ थी वो डिफरेंट थी हंटर्स गैदरर्स से. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन आप हो रखी हैं, लेट्स रीड दैट आउट. तो मीसोलिथिक पीरियड जो था वो था 12,000 ईयर्स से 12,000 ईयर्स अगो से 10,000 ईयर्स अगो तक का पीरियड था मीसोलिथिक पीरियड. बिगनिंग डोमेस्टिकेशन की बिगनिंग कब हुई, तो डोमेस्टिकेशन बिगनिंग स्टार्ट हुई 12,000 ईयर्स पहले. बिगनिंग ऑफ सेटलमेंट इन मेहरगढ़ में सेटलमेंट की बिगनिंग कब स्टार्ट हुई, 8,000 ईयर्स अगो. एंड द बिगनिंग ऑफ न्यूलिथिक कब स्टार्ट हुई, बिगनिंग ऑफ न्यूलिथिक स्टार्टेड इन 10,000 ईयर्स अगो, राइट. तो ये पर्टिकुलर पीरियड थे, ये पर्टिकुलर टाइम थे जहाँ पे लोगों का, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन करी, राइट. तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी एक्सरसाइजेस काफ़ी अच्छी और काफ़ी डिटेल में समझ में आई होंगी, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो भी मैंने आपको सारा समझाया, और उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ. टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर. जय हिंद.